गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फेरिया। पंजाब में बच्चे सड़कों पर पैदा हो रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ को डिक्टेटरशिप की याद आ गई और फिर बात करेंगे पेशावर मेट्रो की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर तीसरी फर्द जुर्म आयद, ख्वाजा साद रफीक को साजिश की बू आने लगी। लाहौर में एक और माँ ने बच्चे को सड़क पर जन्म दिया। खादिम आला की गुड गवर्नेंस कहाँ है? मेट्रो की मुखालफत करने वाले पेशावर में महंगी रैपिड बस सर्विस क्यों बना रहे हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम के तमाम मसाइल हल हो गए? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज तीसरे नैब रेफरेंस में भी मुल्जिम करार दे दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी है। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज को मफरूर मुल्जिम भी करार दे दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नामजद नुमाइंदे ने सेहत जुर्म से इनकार किया। फर्द जुर्म में क्या कहा गया, लेट्स हैव अ लुक। फर्द जुर्म ये कहती है कि नवाज शरीफ वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा के ओहदों पर फाइज रहे, जबकि 1989 से 1990 तक हसन और हुसैन नवाज वालिद की ज़ेरे कफालत थे। अदालत का कहना था कि 1991 तक नवाज शरीफ ने सब कुछ अपने नाम पर रखा। नवाज शरीफ ने 1991 के बाद बच्चों को कारोबार मुंतकिल किया। साबिक वज़ीर आज़म सियासत में आने के बाद भी अपने नाम पर कारोबार करते रहे। हसन नवाज शरीफ के असासों के निगरान थे। नवाज शरीफ 2007 से लेकर 2014 तक कैपिटल FZ कंपनी के चेयरमैन रहे। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने जो ट्वीट की है, ये बात बता रही है कि हुकूमत की मोर और लेस वही फीलिंग्स हैं जो हम शुरू से देखते हुए आए हैं। ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को इत्तेसाबी जाल में जकड़कर सियासत से बेदखल करने की साजिश खौफनाक इक़दाम है। मुखालिफिन नवाज शरीफ दुश्मनी में मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। यही बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी अपनी ट्वीट में की है। वो कहती हैं कि इस खबर से मुझे डिक्टेटरशिप का वो दौर याद आया जब अपनी वालिदा के हमरा पेशावर में डिक्टेटर के खिलाफ जलसे में शरीक थी और ऐसी ही खबर आई थी। यानी 1999 का जिक्र किया है उन्होंने। एजाज चौधरी साहब, 1999 के मनाज़र दोबारा आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं? अफ्रिया, मेरा ख्याल है कि ये हक़ाइक़ से बहुत दूर की बात है और कोई साजिश नहीं है। जो ये इसको साजिश करार दे रहे हैं, ये ख़ुद अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और कौम को भी धोखा दे रहे हैं, इसलिए कि पनामा के अंदर इंकशाफ किसी पाकिस्तानी ने, किसी एजेंसी ने, किसी अखबार नवीस ने, किसी हुकूमती एहलकार ने, किसी पाकिस्तानी अदारे ने नहीं किया था। वो बैन अल-अक़वामी तौर पे हुआ, ये केस सामने आया और इसके ऊपर बड़ी जद्दोजहद हुई कि इसकी बुनियाद पर इंसाफ किया जाए। लेकिन पहले दिन से ही, यानी पार्लियामेंट के फ्लोर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, JIT, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ही ज्वाइन नहीं की नैब की। नवाज शरीफ और उसकी फैमिली जो है मुसलसल झूठ बोलते रहे और उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये जो सवालात जो आज रेफरेंसेस दायर हुए हैं आज का और कल की, अगर हम डेवलपमेंट देखें तो क्या मोर और लेस वही सवालात नहीं लग रहे एजाज चौधरी साहब जो आप लोग पहले उठाते रहे हैं, जमात इस्लामी उठाती रही है? वो सवालों की तशनगी अभी तक बरकरार है। देखे ना, जब मैं, ये मेरे सामने मेरा टेलीफोन पड़ा है, ये जब मुझसे पूछा जाएगा कि ये टेलीफोन आपका, मैं कहूँगा मेरा। पूछेंगे ये खरीदा आपने कहाँ से है, मैं जगह भी बता दूंगा। अगर ये सवाल आएगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो मैं बता दूंगा। ये एक सादा सवाल था जो पहले रोज से शरीफ फैमिली से किया और इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। पहले तो गैर संजीदा रहे, जब थोड़ा बहुत संजीदा हुए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कहते रहे कि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, और उसके बाद जब वो कहते रहे कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए, JIT ने इन्वेस्टिगेशन की, बड़ी खुशी का इजहार किया इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, लेकिन जूं पता चला कि इन्वेस्टिगेशन में वो खुद काबू आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ इतनी लीनिएंट व्यू सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नहीं लिया। JIT की रिपोर्ट आने के बाद जजेस ये कहते रहे आपके पास कोई सबूत एवन फील्ड का है तो बता दें,
तो उस प्रोसेस के अंदर फिर अल अजीजिया भी सामने आ गई, फ्लैगशिप मेटल भी सामने आ गई। तो ये 3 रेफरेंस हैं इनके ऊपर। ये जो इतनी खतीर दौलत है, 30,000 करोड़ रुपए का मसला है फ्रिया, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मजलूम बनने की ये कोशिश न करें। इनके पास अगर कुछ है तो वो बता दें कि यहाँ से हमने कमाई की है और यहाँ हमने खर्च किया है। पहले दिन से सवाल जो हो रहे हैं नजर आती है, वो अब रेफरेंसेस में तब्दील हो गए। 1999 जो एक आखिरी बात कह दूं, 1999 में अगर जम के खड़े रहते तो सारे जो डिक्टेटर थे ना, कौम उन्हें उठा के बाहर फेंक देती। उनके साथ मुआहदा किया, उनसे माफी मांगी, 10 साल के लिए बाहर चले गए। तो नताइज तो खुद ही भुगतने थे ना। और ये है पकड़ में है, अल्लाह की पकड़ में है। ठीक। डॉक्टर रमेश, ये 1999 में आप किधर थे? वैसे मैं यही था। सियासत याद है आपको 1999 की? बिल्कुल। आपको भी लग रहा है कि 1999 में जो हुआ था नवाज शरीफ साहब के साथ, वही अब आप लोग कर रहे हैं? सर, अब आपकी हुकूमत है और आप नवाज शरीफ साहब के साथ वही कर रही है PMLN जो परवेज मुशर्रफ ने किया था। देखिए, मैं समझता हूँ कि माजी में जो हालात रहे पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर डेमोक्रेटिक लोगों की भी गलतियाँ हैं और अस्करी क़यादत की भी गलतियाँ हैं, इदारों ने, इवन जुडिशरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मगर अब ये जो केसेस जो शुरू हुए हैं, अगर अपोजिशन इसके ऊपर सियासत करती है, देखिए एहतसाब तो मैं तो एहतसाब के फेवर में हूँ कि एहतसाब हर किसी का होना चाहिए, मगर जब एहतसाब की जो बात करे वो कहे कि मेरे ऊपर एहतसाब नहीं हो, मेरा और बीवी और हस्बैंड का मसला है, या बोले कि मेरा और अपना ज़मींदारों के मकादे का मसला है, तो वो बातें नहीं करे। आप अगर एहतसाब के ऊपर जाते हैं तो सबका एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर जिसके पास भी जो भी चीज़ लेता है, इनकम टैक्स के अंदर हर चीज़ शो होती है। मगर अब ये एहतसाब अभी से अगर 8-10 सालों से शुरू होगा तो लोगों के पास रिकॉर्ड रहेगा। अब पुराना अगर इतना चीज़ चली जाती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले इतना एहतसाब नहीं था। इस बात को मानने को तैयार हैं कि आपका रिकॉर्ड गुम हो गया, मगर इमरान खान साहब का रिकॉर्ड मैं समझता हूँ उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ी बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने से पुराने वालिदों का भी उधर से एहतसाब देना शुरू किया है। मगर इनकी सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। कभी भी किसी को भी कोई भी किसी भी अदालत के अंदर केस चलता है तो जब उनके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर उनकी सर्टिफिकेशन ये नहीं होती है कि ये हमारे साथ जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो माने ना डॉक्टर रमेश, जब आपकी पार्टी में बड़े लोग आके दूसरी तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, हमजा शहबाज ऑन रिकॉर्ड आके कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपने ताया से एग्री नहीं करता, मैं उनकी बेटी से एग्री नहीं करता। ये बात सही कह रही है वो? देखिए, डिक्टेटरशिप का दौर याद आ रहा है। यू एग्री विद दैट? मैं कहता हूँ कि मुझे कोई कहता है, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को दूसरी आंख से देखते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है। मैं कहता हूँ नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो 95% मेजॉरिटी रहती है उसमें से 90% लोग जो है वो मोहब्बत करने वाले हैं। 5% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के इमेज पर काम करते हैं। ठीक, इमेज। आज इदारों के हवाले से ये बात करना कि 6 लाख पूरी आर्मी है, ठीक, उसमें कोई होंगे 30,000 के करीब अपर ग्रेड ऑफिसर होंगे। 30,000 को हम अगर निशाना बनाए कि भाई आज जुडिशरी पूरी गलत है या आर्मी पूरी गलत है, इदारों के ऊपर नहीं हो तो सकता है, हो सकता है उसके अंदर हो सकता है उसके अंदर चंद लोग गलत कह रही हैं। देखिए, दूसरी चीज पता है, मैं एक रिलीजियस बंदा हूं, मैं कहता हूं जब तक आप अपनी आंख से को गलत कहें ना, अपनी आंख से किसी को नहीं देखे, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाए। यू थिंक गलत है ये? मैं कहता हूं कि इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। गलत है ना, कह दें कि गलत है भाई, गलत है ये। देखिए, आपने मुझे कभी सुना है कभी किसी के लिए मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया हो कि ये गलत है या झूठ है? क्यों? जो झूठ है उसको झूठ तरीके से मैं ये बात करता हूँ कि मैं इन चीजों से मुतफिक नहीं हूँ। अच्छा, मेरी लैंग्वेज जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है। डॉक्टर रमेश कह रहे हैं कि मैं मरियम नवाज शरीफ हमेशा अदब और आदाब के अंदर रह के बात दोहरा देती हूँ, बड़े अदब के साथ डॉक्टर रमेश कह रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इस बात से मुतफिक नहीं हूँ कि डिक्टेटरशिप वाले मामलात इस वक्त नजर आ रहे हैं 1999 वाले। आई कम टू यू नाज बलोच साहिबा। एक सवाल जो बार बार कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, कल फिर उन्होंने ये बात की कि इकामा पर क्यों निकाल दिया, मुझे बताते कि मैंने क्या करप्शन किया, मैं खुद ही चला जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फरिया मियाँ साहब का ये जो उन्होंने एक रेटरिक किया हुआ है स्टार्ट कि मुझे क्यों निकाला, ये तो अब उनको बोलना छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो नैब के रेफरेंसेस हैं उनको भी वो भुगत रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी फौरन निकल जाना चाहिए, उधर से मुस्तफ़ी होना चाहिए। एक नैब ज़्यादा शख्स किस तरह पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं? रोजाना नैब की पेशियों में भी जा रहे हैं और फाइनेंस भी उनके हाथों में है, तो जिस शख्स के ऊपर इतने बड़े चार्जेस। क्विकली रिमाइंड यू कि अब आप पीटीआई को नहीं सपोर्ट करिए, अब आप पीपल्स पार्टी को करिए। पीपल्स पार्टी के लीडर के अपने ऊपर नैब के रेफरेंसेस थे और वो ऑफिस होल्ड करते रहे। ये पीपल्स पार्टी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आई नो दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर हर दौर में झूठे केसेस बना के जमहूरियत को डिरेल करने की सबसे बड़ी जो कोशिश है वो खुद PMLN हर दफा साजिश करके करती रही है। तो फिर तो नून लीग भी कह रही है कि झूठे केसेस हैं। पीपल्स पार्टी ने नॉलेज में एक चीज लेके आऊं, पीपल्स पार्टी रमेश कुमार आप बाद में बात कर लीजिएगा। पीपल्स पार्टी ने केसेस का सामना भी किया और 12-12 साल पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ट्रायल का सामना करके और उनमें बाइज्जत तौर पे बरी हुई है, मगर उसमें बाइज्जत तौर पे बरी हुई है। लेकिन अब अदालत देखें, अदालती एक सेकेंड मेरी बात सुने। देखें, वजीर नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए हैं। एक नाअहल शख्स कभी भी मुल्क का वजीर आज़म नहीं बन सकता। ये अदालतों ने उनको निकाला, पीपल्स पार्टी ने निकाला। तो देखें, फाइनेंस मिनिस्टर एफिडेविट लिख चुके हैं पहले भी। पीपल्स पार्टी ने एफिडेविट में साइन नहीं किया था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। फाइनेंस मिनिस्टर एफिडेविट में लिख चुके हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब है और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो मौजूद है सामने, जिनकी हैसियत जो है वो आम बयानात से ज्यादा तस्वीर की जाती है। और दूसरी बात फरिया, आप इनसे पूछ रहे, पहले ये बात मुकम्मल कर ले, बिकॉज इंटरप्शन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कल हाई कोर्ट के अंदर ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले से चीफ जस्टिस के पास एक केस चला है कि नैब के अंदर मुल्जमान जो थे जिन्होंने प्ले बार्गेनिंग की है, जिसके अभी तक केसेस चल रहे हैं, सारे इदारों के अंदर वो पोस्टेड है और बार बार उनको कहा गया, आप तो कहते हैं आप तो उनकी सरपरस्ती करते हैं वहाँ पे, क्यों आपके पास सिंध के अंदर और ऑफिसर नहीं है और आपके पास पॉलिटिशियन नहीं है और आपके पास कोई ब्रोकर नहीं है कि पूरी सिंध से भरी हुई है। अब हाई कोर्ट ने कल दोबारा चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि सारे इनको फारिग करो। वहां तो सारी सरपरस्ती इनकी चल रही है। एक चीज हो गई, दूसरी चीज नहीं, दोनों क्वेश्चनों का जवाब दे। दूसरा मुझे ये बताएं कि इमरान खान के हवाले से जो केस चल रहा है और उसको आप काफी डिफेंड करते आ रही है, अभी उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? करने दें, आप तकरीर बाद में करिए। रमेश कुमार मुझे रिस्पॉन्ड करने दें। या तो फरिया मुझे बता देती कि सिर्फ रमेश कुमार बोलेंगे और हमने सुनना है, तो फिर मैं नहीं आती शो में। आप बात तो करने दें। आप बात करते हैं करप्शन की। रमेश कुमार, आपकी पार्टी के सरबराह करप्शन के चार्जेस के ऊपर नाअहल हुए। आप बात करते हैं अदालतों की। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अदालतों का एहतराम किया है, इदारों का एहतराम किया, इदारों से टकराव नहीं किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खातून होके, एक सेकंड, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा खातून होके अदालतों का सामना करती रही, किसी ने नहीं कहा। आप You are not the anchor, Ramesh Kumar, and I am not answerable to you. Just नहीं, होल्ड ऑन, आपसे मैं बड़े एहतराम से बात कर रही हूँ, आप खामोश हो गई हो। जवाब बोलते हैं, मैं नहीं बोलती बीच में। सवाल सिर्फ एसेंस में आ जाए, मेरी बात मुझे जवाब देने दें। देखिए, मैं आपको सही बात की, अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात की है, वेल डन फॉर दैट। लेकिन सिंध के जो हालात हैं उस पर सवाल दोहराया अभी रमेश कुमार साहब ने। ये अहम सवाल है कि फिर यही वैल्यू उठा के आप सिंध में भी लगा दें जो आप अभी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि PMLN के लिए हो। देखिए, सिंध ने और पीपल्स पार्टी ने हमेशा लीड बाय एग्जाम्पल किया है। हमने अदारों का एहतराम किया, अदालतों में झूठे केसेस को भी हमने जो हमारे पर लगाए गए उनको भी सामना किया बड़े एहतराम के साथ। इन्होंने तो धावा बोला, इनके तो इंटीरियर मिनिस्टर जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह आग बगोला हो रहे थे रेंजर्स के तैनात होने पर, जो इन्होंने रवैया रखा, अगले दिन जब रेंजर्स नहीं थी तो पुलिस को थप्पड़ बरसाए गए। ये क्या सिखाएंगे औरों को? एथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं आप अदालतों के अंदर जाके, जिस तरह अदालतों की तौहीन करते हैं कि रेंजर्स से पीपल्स पार्टी को भी बड़ा इतराज रहा है। सिंध के अंदर बहुत शदीद इतराज रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़ी खुशी कहा रेंजर्स से बड़े खुश हैं। लेकिन
आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था जी। फरिया मेरी बात सुने, फरिया आज नेशनल एक्शन प्लान को अगर कोई सूबा सपोर्ट कर रहा है तो वो सिंध सपोर्ट कर रहा है। रेंजर्स पंजाब में क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं है, वहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं है। पंजाब में पॉलिटिकल विल नहीं है, क्यों रेंजर्स वहाँ पे छोटू गैंग को नहीं पकड़ सकती? क्यों रेंजर्स वहाँ पे टेररिस्ट को नहीं पकड़ सकती? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकली बहुत मुकम्मल सपोर्ट गवर्नमेंट ने किया। देखिए सिंध हुकूमत ने जो करना है सिंध हुकूमत पहले भी कर चुकी है और हम मोरालिटी पे बिलीव रखते हैं, हम करते हैं। हाई कोर्ट को एक साल से इंटरवीन करना पड़ा है। निजाम है, चलिए हाई कोर्ट एक साल से बात सुने, अगर विच हंटिंग होगी, देखिए विच हंटिंग अगर होगी, स्टडी कर ले, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में जब आएंगे तो पूछेंगे आप। जिस तरह एक सेकंड मुकम्मल करने देना। आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आप इधर से उधर जाएंगे, उधर से उधर जाएंगे। मेरे पास जवाब है, वही आपकी बातें हैं जो आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ की है, वही बातें आपको यहाँ पे सामना होना करना पड़ेगा। नाअहल शख्स क्यों रो रहा है कि मुझे क्यों निकाला? आपको तो जेब भी नहीं देता करप्शन की बात करें, आपको तो जेब भी नहीं देता करप्शन की बात करें। डॉक्टर रमेश ने यहाँ बैठ के कहा मैं मुत्तफिक नहीं हूँ मरियम नवाज शरीफ साहबा की इस बात से, तो हिम्मत आप भी कर लें, जहाँ मुत्तफिक नहीं है कह दें कि मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। चलिए मैं नहीं मुत्तफिक नहीं की बात आप ये बात तो माने कि सिंध में नैबज़दा अफसरान को नहीं होना चाहिए, उनको भी हटना चाहिए। देखें आसिफ बिल्कुल जो नैबज़दा अफसरान है उनको नहीं होना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है, खुशी की बात है। हम एक ब्रेक लेते हैं। इट्स गुड टू नो कि हमने वैल्यू के अपने सिस्टम को सीधा रखा है। वक्फा लेंगे, उसके बाद सड़कों की तारीफें हम सुनते आए हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, पंजाब की गुड गवर्नेंस, इतनी अच्छी सड़कें हैं कि वो एक आइडियल जगह बन गई हैं औरतों के बच्चे पैदा करने के लिए। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट्स फरिया। वेलकम बैक। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वजीर आला अपने आप को खादिम आला कहलाना पसंद करते हैं और अपने सूबे में गुड गवर्नेंस के दावे भी करते हैं। ये भी एक हकीकत है कि जब भी कंपैरेटिव स्टडी आई है तो पंजाब बाकी सूबों में बेहतर ही नजर आया है, मगर उसके बावजूद पंजाब में जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वो किसी तरीके से भी अच्छे नहीं हैं। बार बार ये कहा गया कि फोकस रखिए सेहत और एजुकेशन पर, अगर गुड गवर्नेंस दिखानी है, बेसिक वही है, लेकिन नहीं नजर आया ऐसा फोकस। आज गंगाराम हॉस्पिटल में एक दोबारा वाकया वही पेश आया जो कुछ दिन पहले भी आया था, जिसमें कुछ मुअत्तली भी हो गई थी। हुआ ये, और ये आप कह सकते हैं कि पूरी कौम को इस पर शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में, इस दौर में, इस ज़माने में ये हाल हो रहा है कि लाहौर की गंगाराम हॉस्पिटल में एक खातून ने एक अहम ऑफिस के सामने बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि इस खातून को हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन ने दाखिल करने से इनकार कर दिया था। एग्जैक्टली रिपीट हुआ है, बिल्कुल यही वाकया 3 रोज कबल तहसील हेडक्वार्टर रायविंड अस्पताल में भी हुआ। एक हामला खातून को इनकार कर दिया गया कि हम नहीं एडमिट करेंगे, जबकि वो जो समझते हैं गायनी के इशूज़ को, ऐसे वक्त में एक औरत को वापस भेज देना हर तरीके से इंसानियत की तज़लील है। इस खातून ने भी सड़क पर बच्चे को जन्म दिया था। तीसरा वाकया झंग में हुआ, सरकारी अस्पताल में एक इंतहाई बीमार, इंतहाई बुजुर्ग शहरी वहां पर लाए गए, बिल्कुल माजूर हालत में थे, इलाज से इनकार कर दिया गया, इनकार नहीं किया गया, उन्हें अस्पताल से बाहर निकालकर सड़क पर लावारिस छोड़ दिया गया। ये बेहिसी और इंसानी तजलील, ये किस तरीके से गुड गवर्नेंस के सूबे में हो रहा है? कम टू यू एजाज चौधरी साहब, खातून का मामला है, एक नहीं, पहले मामले पे मुअत्तली कर दी, फिर एग्जैक्टली वही मामला हो रहा है। ये क्या कह रहा है गुड गवर्नेंस के लिए? फरिया, 2 मुख्तसर सी बातें पिछले डिस्कशन पे ले लें। पहली बात तो ये कि इस वक्त जो शरीफ फैमिली का मसला है, ये मुल्ज़िम और मुजरिम के दरमियान पोजीशन में आ गए हैं जब इनके ऊपर फर्ज जुर्म आयद हो गई है। और आज तक कभी मुजरिम ने ये कभी नहीं माना कि मैंने सारे जराइम किए हैं। वो हमेशा आखिरी वक्त तक अपने आप को बेगुनाह करार देता है, फांसी भी चढ़ जाता है तो कहता है मैं बेगुनाह हूँ। ये असल में इस ज़हनी कैफियत से गुजर रहे हैं। दूसरा, इमरान खान ने और PTI ने जब नवाज शरीफ के लिए एहतसाब का मुतालबा किया तो अपने आप को खुद पेश कर दिया है। हमने सारी मनी ट्रेल
41 साल की जो भी थी वो अदालत के सामने पेश कर दी है। हम उनके रहमो करम के ऊपर हैं कि जो भी फैसला करेंगे हम कबूल कर लेंगे। हम गालियां नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट को, हम बुरा भला नहीं कहेंगे, हम साजिश नहीं कहेंगे। उसके बाद आ जाइए आप गुड गवर्नेंस वाले सूबे के ऊपर। मैं आपसे एक बसद अदब अर्ज करता हूँ, आप पहले ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के हस्पतालों और वहाँ के सेहत के महकमे को जान लें। जी बिल्कुल, जो पिछली दफ़ा के सारे आदादोशुमार आए हैं आज से 1 सेमाही पहले के, वाज़े तौर पे खैबर पख्तूनख्वा यानी सेहत में और तालीम में पंजाब से गवर्नेंस के अंदर बेहतर रेट किया गया है। ठीक, तीसरी बात यह है कि मैं सच्ची बात है बहसीत इंसान इस माशरे का एक फ़र्द होने मैं खुद इस कदर शर्मिंदा हूँ। ये जो रायविंड हॉस्पिटल है ना, ये नवाज शरीफ के महल्लात के अकब में है और उस अस्पताल के ऊपर उसको मॉडल तहसील अस्पताल कहते हैं। जनाब खादम बहुत ही आला उसकी तस्वीर लगी हुई है और उसके दरवाजे के अंदर हवा की एक बेटी बच्चे को जन्म देती है। मेरे लिए तो अपने लिए मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरने का मकाम है। और फिर 4 दिन के अंदर अंदर गंगा राम अस्पताल में यही वाकया होता है। और फिर आपने एक बुजुर्ग का वाकया जिक्र किया। मुझे बताइए, सिवाय इसके कि अपना सर पीट लिया जाए, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। और मैं कहता हूँ पंजाब में जो बजट है ना वो कोई कम नहीं है। यहां पर मैं आपको ये बताऊं हेल्थ का, लेकिन अरबों रुपए के घपले हैं, अरबों रुपए के घपले हैं। खरीदारी ये जो अद्वियात की कर रहे हैं, पहले 20-40 फर्में करती थी, अब इन्होंने 6-7 फर्मों को वो प्री क्वालिफाई किया हुआ है। माल लंबा ही माल खा रहे हैं। और जिसको बहुत आप कह रही हैं ना कि मरियम ने ये कह दिया और उससे इत्तेफाक नहीं है और दूसरे से इत्तेफाक है, वो जो हमजा है वो इंशाल्लाह इनका सिरा निकलेगा। जिस दिन पकड़े गए ना, तो आपको मैं आज कह रहा हूं वो इनका सबका सिरा निकल, ताए का भी सिरा निकलेगा, बाप का भी सिरा निकलेगा। ये पूरी फैमिली ये पैदा ही इसलिए हुई थी। मैं जानता हूं, शायद लोग नहीं जानते, डॉक्टर रमेश कुमार साहब तो माफ कीजिएगा बिल्कुल नहीं जानते। इनके वालिद साहब मोहतरम ने भरी मजलिस में ये कहा कि जनाब हुणी तो मजा आना है कारोबार करन दा, ते जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं जी कारोबार छोड़ के तो किसी ट्रस्ट के हवाले कर दें और अब आप सिर्फ हुकूमत करें। ये जिंदा सलामत लोग हैं जिनके सामने ये बात की गई। मैं विटनेस भी पेश कर सकता हूँ। इसलिए ये इस बात का मुझे कोई बिल्कुल भी इल्म नहीं है जो बात आप एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं। आप अपने तय कह रहे हैं, अपनी मैं गवाह पेश कर सकता हूँ इसके। ओके, अभी मेरी बात सुने, अभी लाइन पे ले लें फ्रिया, अभी लाइन पे ले लें जनरल हमीद गुल के जो बेटे हैं ना अब्दुल्ला, उनको। राइट, ठीक है, आपको मैं एक गवाही तो अभी जिंदा सलामत दे देता हूं। गुल साहब भी नहीं है अब इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। शरीफ साहब भी नहीं है, मैंने उनके बेटे का कहा है, मैंने उनके बेटे का कहा। आप जरा लें तो सही ना लाइन पे। मैं अपनी बात की तस्दीक करना चाहता हूं। ये माइंडसेट सौदागरों का है। ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं। इनकी सारी बिजनेस एम्पायर जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। उसी की हिफाजत के लिए अब ये इतनी तगोदौ कर रहे हैं। हम प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं अगर पॉसिबल हो, बट डॉक्टर रमेश ये जो पंजाब में हुआ है, एंड यू आर अ डॉक्टर सर, आप एज अ डॉक्टर मुझे बताएं कि किसी औरत को ऐसे वक्त में भेज देना, सड़क पे बच्चा हो जाना, फिर दोबारा वही हो जाना, ये इंसानियत है? देखिए, मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हूँ और इत्फाकन से हमारी जो फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी सही काम नहीं कर रही है। मैं इत्फाक करता हूँ इस चीज़ से। मगर ये कहना कि पंजाब एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं है। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और मैंने एसएमसी जिना हॉस्पिटल से की है 95 में। अच्छा, एजाज चौधरी साहब देखें, मैं रियलिस्टिक बंदा हूँ हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की। ये कहना, मैं ये नहीं कहता कि अब टू मार के पंजाब और के पीके और ये नहीं। मैं कहता हूँ अगर हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट की अगर हॉस्पिटल्स में अगर हम देखेंगे तो वाहिद जिना हॉस्पिटल कराची है और सिविल हॉस्पिटल कराची है। 2 हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट की होते हुए हर किस्म की फैसिलिटी और सही किस्म का इलाज होता है। और पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ऐसी मैनेजमेंट नहीं है। और वो क्रेडिट किसको जाती है? एमक्यूएम को जाती है। बाकी रही बात 4 सूबों के अंदर वो फैसिलिटी। अब आपने बात की कि हॉस्पिटल्स की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत ज्यादा नहीं, मुझे बात मुझे बता दें इन खवातीन का मामला पहले। मैं इस चीजों को बिल्कुल मजम्मत करता हूं कि ये शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कॉन्शियस है बहुत ज्यादा। देखें, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, वो बहुत ज्यादा इस चीजों के ऊपर तो जो है वो सड़कों पर बच्चे पैदा होंगे नहीं, ये रीजन है वो इसके ऊपर बहुत तवज्जो देता है। मगर ये भी गलत है जो हुआ है
ये गलत है। हॉस्पिटलों को, चाहे गंगाराम हॉस्पिटल हो, चाहे मेयो हॉस्पिटल हो, और ये मैंने खुद जो है सेक्रेटरी और मिनिस्टर को 2-3 मरतबा ये चीज़ें नोटिस में वक्तन इनको दिलाई है कि ये आप ये चीज़ें, मगर एक चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा, करप्शन पंजाब हो या KPK हो, हेल्थ इंस्टीट्यूट जितने भी चल रहे हैं दोनों के अंदर करप्शन नहीं है, KPK के अंदर भी नहीं है। बाकी रही बात सिंध, करप्शन, आप जो गोली 50 रुपए की सोफोजुर मिलती है KPK और पंजाब में, वो सिंध में मिलती है 178 रुपए की। वो करप्शन की दास्तान अगर सुनोगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंध में है, बलूचिस्तान में है, मगर आप करप्शन के हवाले से हेल्थ में आप ये मिसमैनेजमेंट जरूर कह सकते हैं, मगर करप्शन पंजाब और KPK दोनों के अंदर हेल्थ में नहीं है। और ये जो वाकयात जो हो रहे हैं ये सिर्फ पंजाब में नहीं, ये KPK के अंदर भी मिसमैनेजमेंट है। चौधरी साहब, बच्चे पैदा होने के वाकयात तो मैंने कहीं और नहीं देखे। नाज साहिबा, आपके ऊपर ही बात दोबारा आ गई है, वो कह रहे हैं ना खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन है, ना पंजाब में है जितनी करप्शन सिंध के हेल्थ सेक्टर में है। बट यूर अ वुमन मैम, एज अ वुमन, ये क्या एक आम सी बात है हम इसको मिसमैनेजमेंट कह के ख़त्म कर दें कि जाओ सड़क पे बच्चा पैदा करो? देखिए, इस बात पे फरिया, इस बात पे रमेश कुमार जो पॉलिटिक्स करने की, सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स रियली कंडेमेबल। इस बात के ऊपर आप फौरन सिंध के ऊपर तनकीद कर रहे हैं दूसरे सूबों पर। Being a woman, I feel it's it has been very painful for me, very sad and extremely alarming to see all this happen. और ये जहाँ पे तरक्याती मंसूबे और ये तो जवाब नहीं हुआ, ये जवाब नहीं हुआ रमेश कुमार। Being a woman, मैं समझती हूँ, आप प्लीज इस मामले की सेंसिटिविटी को समझें कि एक खातून, एक फैमिली, आप उस वक्त की वो, एक तो मुझे हैरत होती है कि वो जो लोग सराउंडिंग में खड़े हुए हैं इसका मजा ले रहे हैं, इस मोमेंट की तस्वीरें वीडियो कैप्चर कर रहे हैं और उसको अपलोड करें यूट्यूब में। दिस शुड ऑल्सो बी स्टॉप, क्योंकि एक खातून है, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी इज्जत है, उनके साथ उनके हस्बैंड खड़े, आगे वो एक तकलीफ से गुजर रहे हैं, फिर उनकी वीडियोस धनाधन शेयर की जा रही हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हुकूमत को जो है वो तवज्जो देनी चाहिए इन चीजों के ऊपर। ये हुकूमत की नाकामी, आप उनको, वो किसी औरत की तस्वीर हो रही है, किसी औरत की वीडियो है, उसको ब्लॉक तो किया जा सकता है। अमार हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर जो उसको कवर करते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अमार साहब, ये एक वाकया सुना था खादिम आला ने बड़े उसके ऊपर संगीन स्टेप्स लिए, दोबारा कैसे हो गए ये वाकया आज गंगाराम में? जी बिल्कुल, वाकयात भी हो रहे हैं, उनके ऊपर स्टेप्स लेने के ऐलानात भी हो रहे हैं, और लेकिन वाकयात रुक नहीं पा रहे हैं। चंद दिन पहले रायविंड के हॉस्पिटल के सामने ऐसा वाकया पेश आया। कोमल शहजाद नाम की एक खातून थी जिसे दाखिल करने से इनकार कर दिया गया और उसने बाहर रोड पर बच्चे को जन्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस भी लिया, लोगों को टर्मिनेट भी कर दिया गया, लेकिन चंद ही दिन बाद लाहौर के बहुत बड़े हॉस्पिटल जो डिलीवरी के हवाले से और गायनी के केसेस के हवाले से मशहूर है पूरे लाहौर में, गंगाराम हॉस्पिटल, वहां पर यह वाकया पेश आया है और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की तौजीहात इस वाकये के हवाले से दी जा रही हैं। कभी फ्रिया ये कहा जाता है कि जी वो खातून जो है वो बाहर सैर करने गई थी, और फिर उस खातून का एक अलग से बयान सामने आ जाता है जिसमें वो ये कहती है कि मैं तो बाहर खाना खाने गई थी। अब हॉस्पिटल के अंदर रोजाना पेशेंट्स आते हैं, उनको एडमिट किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी खातून को, और वो भी ऐसी सूरत में कि जब उसकी डिलीवरी बिल्कुल करीब है, उसको ये डॉक्टर की जानिब से ये कहा जाए कि ठीक है तुम खाना खा के आ जाओ। अमार साहब ने हमें तफसील क्या थी, को क्या एक्शन होना चाहिए आपके ख्याल से? पहली बात मैं तो कहता हूँ हर जो भी, चाहे रूरल हेल्थ सेंटर हो, नहीं मैं आपके खानदान, देखिए मैंने क्या फीलिंग्स होती हैं? मेरी सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी जो ना हॉस्पिटल और एजुकेशन रही है। मैं कहता हूँ रूरल हेल्थ सेंटर हो, तहलका हॉस्पिटल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, और गंगाराम तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, और राइट पर्सन राइट प्लेस पे लगना चाहिए। ऐसी किस्म के जो वाकयात, जो मिसमैनेजमेंट है, उसको बिल्कुल तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। ये तो मान लेना मुअत्तल कर देते हैं जाके 3-4 लोगों को, कोई फायदा नहीं होता। देखिए एक बस के अंदर आपने वाकया देखा, गूंगे बच्चे जो थे, पंजाब में बच्चे थे उनको जिस तरीके से, जी ना साहबा, देखिए मैं समझती हूँ इतनी बुरी, और देखिए हेल्थ को आप इग्नोर कभी नहीं कर सकते। इस किस्म की चीजें जो सामने आ रही हैं, दिस शोज द वीकनेस इन द हेल्थ डिपार्टमेंट। होना ये चाहिए कि मेरा मशवरा इनको ये है, तो डॉक्टर रमेश कुमार एक डॉक्टर है, ये एक कमेटी तरतीब दें और सारे हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ पे विजिट करें, रिफॉर्म कमेटी अपनी बनाए, उधर काम करे।
बिल्कुल मैं करती हूँ, हमने किया है। आपको हैरानी होगी ये बात सुन के। हमारे रिपोर्टर साहब को भी ये बतानी चाहिए थी, 1 माह से गंगाराम हॉस्पिटल में कोई MS नहीं है। 1 माह से गंगाराम हॉस्पिटल में कोई MS नहीं है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब जानते हैं कितना बड़ा अस्पताल है, वहां पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये गलत है। अगर ये है तो बिल्कुल मैनेजमेंट है, अगर नहीं होगा तो उसमें ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चाहे एजुकेशन चाहे हेल्थ, जितना उसके ऊपर जितना भी काम हो उतना कम है, क्योंकि उसके अंदर लैब्स बहुत है। मुझे वक्फा लेना, लेकिन पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ दे दे। वो कह रहे हैं MS ने आना है, मगर डेंगू की वजह से हमने उनको रावलपिंडी में रखा हुआ है। यानी पूरे पंजाब में इस वक्त उनको MS कोई और नहीं मिल रहा है रिप्लेस करने के लिए। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट्स एरिया। वेलकम बैक। हमने जिक्र किया सड़कों का पंजाब की, तो पेशावर भी पीछे नहीं है। पेशावर में भी रैपिड बस सर्विस का आगाज हो चुका है। एक निगाह इस मंसूबे पर डालें। रैपिड बस मंसूबा चमकनी से हयाताबाद तक 8 रूट्स पर मुश्तमिल है। यह मंसूबा 26 किलोमीटर तवील है। रैपिड बस मंसूबे पर 50 अरब रुपए लागत आएगी। 42.5 अरब रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्जा होगा, जिसके तहत 450 जदीद एयर कंडीशन बसेस चलेंगी। ये मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा। इस मंसूबे पर फी किलोमीटर 1.9 रुपए लागत आएगी। लाहौर के फी किलोमीटर ट्रैक की लागत 1.1 अरब रुपए है। इस्लामाबाद मेट्रो की लागत फी किलोमीटर 2 अरब रुपए है। एजाज चौधरी साहब तनकीद दे रहे 4 साल तक, अब खुद वही किया, उससे भी महंगा। लेट्स हैव अ लुक। इमरान खान साहब ने कहा क्या था? क्या आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगलात बस सर्विस बना दी। जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन और 150 अरब की 2 मेट्रो पे खर्च हो जाता है। सूबा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। नवाज शरीफ का नया पख्तूनख्वा का मतलब कि यहाँ 50 अरब रुपए का मेट्रो का प्रोजेक्ट लग जाए, ना लोगों को तालीम मिले, ना इलाज हो उनका अस्पतालों में, ना वहाँ थानों में इंसाफ मिले, लेकिन बस एक प्रोजेक्ट बन जाए जिसमें बड़ी सी कमीशन बन जाए। उनके और हमारे सोच में बड़ा फर्क है। सर क्या फर्क है सोच में चौधरी साहब? जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए 4.5 साल के अंदर तहरीक इंसाफ ने जो बुनियादी तौर पे तालीम के शोबे में काम किया और सेहत के शोबे में काम किया, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 80% जो दही इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, हर स्कूल में आपको टीचर मिलेगा, उसकी 4 दीवारी मिलेगी, 2 से 6 कमरे हो गए हुए हैं और लैट्रीन मिलेगी जो पहले नापैद थी। और जो 1500 स्कूल बम्बार्डमेंट के अंदर तबाह हुआ उसमें से 677 बन गए। बाकी वफाकी हुकूमत ने कहा था कि हम 10 अरब रुपया देंगे तो ये बाकी भी आप मुकम्मल कर लेंगे। आपका क्लेम ये है कि आपके एजुकेशन हेल्थ के मसले हल हो गए, डेंगू का मसला हल हो गया, तमाम बच्चे एजुकेटेड हो गए हैं, अब हम बसेस बनाएंगे और कर्जा लेके बनाएंगे। जी मैं अपनी बात अर्ज करता हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल्स की यानी बेहतरीन सूरत हाल है। हेल्थ कार्ड है, वो 5 लाख रुपए तक 55 लाख घरानों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उनको दे दिया गया है कि जो बाज़ औक़ात बीमारियों के ऊपर मिसाल के तौर पर